किसी संगीत के पुरोधा से बातचीत करने का अवसर अपने आप में एक उपलब्धि है। संगीत यात्रा यानी संगीतकार की जीवन यात्रा अपने आप में बहुत रोचक अनुभव होता है, उसे जानना, उसे सुनना, उसे समझना। आज हमारे सामने संगीत विधा में दक्षिण से, जिसे कर्नाटक शैली का संगीत कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वायलिनिस्ट आर कुमरेश जी मेरे सामने हैं। कुमरेश जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके अनेक कार्यक्रमों का संचालन मंचों पर मैंने किया और खूब सुना। और मैंने बहुत पहले जब पहली बार सुना था तो हमने कहा था कि कुमरेश की वायलिन सुनना स्पिरिचुअल जर्नी का आरंभ होना। संगीत ऐसे ही है ना जी, मेरी अनुभूति है। तो मैंने सुन रखा था कि आपके पिताजी ने आपको पकड़कर ब्रह्म मुहूर्त में कहते थे कि रियाज करो, साधना करो। कैसा, वहां से हमें बताएं क्या था। नमस्ते। जब मैं बहुत छोटा था, क्या मैं 3.5-4 साल में वायलिन बजना शुरू हो गया हमारा, यह सब शुरू हो गया प्रैक्टिस। तो पिताजी क्या करेंगे, तकरीबन 4 बजे सुबह उठाएंगे हमको। तो बच्चे तो उठते नहीं है, 4 बजे को उठते नहीं है, तो क्या एक गिलास पानी मुँह में लगा देंगे। उठना ही तो पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस। तो उनका मानना था कि दोनों बेटों के कला तो अच्छा है, दे आर एबल टू प्ले वायलिन वेल। तो संगीत ही उनका पूरा जिंदगी, म्यूजिक इज देयर लाइफ, उन्होंने तय कर दिया पहले। तो उन्होंने क्या किया, हमारा स्कूल भी आसपास में एक स्कूल में हमको पढ़ाई शुरू किया, क्योंकि स्कूल में 3 बेल होते थे, 8:30, 8:45, 9 o'clock। सो टिल 8:30 प्रैक्टिस चलेगा, सुबह 5 बजे से, और 4 बजे से 8:30 तक प्रैक्टिस चलेगा। तो जब फर्स्ट बेल लगेगा ना, हमको सुनाई देगा। उसके बाद हम तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके 10-15 मिनट में स्कूल पहुंचेंगे। तो स्कूल से आने के बाद अगेन उस संध्या टाइम में फिर प्रैक्टिस शुरू होने का, ऐसा था हमारा। तो रोज मिनिमम 5 to 6 hours ऑन स्कूल डेज प्रैक्टिस, एंड ऑन वीक डेज फुल डे प्रैक्टिस, ऐसा था हमारा। पिताजी आपके जब आप पर ये डाल दिया कि आपको संगीत करना है, संगीत की प्रैक्टिस करनी है, उस छोटी उम्र में, आज तो आप बहुत बड़े हैं, उस छोटी उम्र की फीलिंग्स, वो अनुभूतियाँ, कैसा लगता था कि सच में आपको करना है या खेलने जाना है? क्योंकि खेल का मैदान वो भी तो अट्रैक्ट करता था। बहुत अट्रैक्टिव था ना। तो इसमें क्या है ना, हम खाली प्रैक्टिस नहीं था, हम परफॉर्म भी करते थे। तो एक परफॉर्म दिल्ली में बहुत याद है, हम आई थिंक खमानी में कॉन्सर्ट था, कुछ साउथ इंडियन सोसाइटी का कुछ कार्यक्रम था। तो क्या हुआ, हमने पहला समझे ना, 2 छोटे बच्चे बजा रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट कॉम्पोजिशन एक गणेश स्तुति कुछ बजाए थे। तो उसके बाद जब हम फिनिश करते थे ना, ऑडियंस से इतना अप्लॉस मिला, तो हम भी वायलिन रखे। क्या उम्र रही होगी? मेरा 6 साल का 7 साल का था, भैया 8 या 9 साल के थे। तो आप भी क्लबिंग हमको इतना तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो वो भी है ना, तो जब कोई आके बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बना रहे हो बेटा, आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं, और करो, तो हमको वो भी अट्रैक्शन बहुत हो गया था, परफॉर्म करने का अट्रैक्शन भी था। और हम बहुत फॉर्चुनेट थे, क्योंकि हम उस ज़माने में तो टीवी नहीं था, टीवी नहीं है, वो भी फ़ोन भी नहीं है, वो मोबाइल तो नहीं है, तो फेसबुक और वीडियो गेम्स और इंस्टाग्राम कुछ नहीं था। तो हमारा प्लेमेट था भाई, हमारा जब हम क्रिकेट बैट बोलते ना, जैसा हमारा प्लेमेट भी था। तो हमको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था भाई, साउंड कैसा आता है, पेरेंट्स करते ही रहेंगे, वो कर, ये नहीं आए उसको प्रैक्टिस कर, ऐसा बहुत चैलेंज देते रहेंगे। तो बियॉन्ड व्हाट वी कैन डू, यू यूज्ड टू फीड अस लाइक दैट। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों की बात करते हैं तो आप सामान्यतः दक्षिण में कर्नाटक शैली का वायलिन बजाते थे, हिंदुस्तानी में कैसे पहुंच गए और हिंदुस्तानी का कैसा आनंद है? दोनों विधाओं में
जैसे कि भाषा की दृष्टि से दक्षिण की भाषाएं उत्तर के लोगों को नहीं आती है लगभग, लेकिन दक्षिण के लोगों ने अडॉप्ट किया है हिंदी भाषा को सीखना शुरू किया और बोलते भी हैं। तो आपका संगीत कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली में जब आप मर्ज करते हैं, पहुंचते हैं, तो कैसा लगता है? दोनों को जोड़ते कैसे हैं? दोनों का फंडामेंटल्स एक ही है, राग और ताल का है फंडामेंटल्स। हमारा एक्सप्रेशन अलग होता है। पंदोराली रागम यहाँ पूरे धनाश्री बोलते हैं, कल्याणी राग को यहाँ यमन बोलते हैं, आबेरी को यहाँ भीमलासी बोलते हैं, कर्नाटक चुत्तु सावेरी को यहाँ गुणकली बोलते हैं, शंकरावर्णम को यहाँ बिलावल बोलते हैं, बिलहरी को यहाँ आलिया बिलावल बोलते हैं। तो बहुत सारे राग है, एक ही राग है, अलग अलग नाम से, अलग अलग सोच से, एक्सप्रेशन अलग है। तो हम दशविध गवकम से बजाते हैं। और कर्नाटिक म्यूजिक क्या है ना, हिंदुस्तानी म्यूजिक तो कर्नाटिक म्यूजिक से ही आया है। क्यों क्यों बोलता है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक्सप्रेशन तो 16th सेंचुरी, हमारे दोस्त आए थे ना यहाँ मिडिल ईस्ट से, जो सब हमारा दोस्त सब आए थे, वहाँ से आए थे, तो उनका म्यूजिक और हमारा म्यूजिक दोनों फ्यूज होके हिंदुस्तानी म्यूजिक बन गया था। और कर्नाटक संगीत वो वेद का क्या म्यूजिक था, ध्रुपद, ओरिजिनल ध्रुपद संगीत था ना, उसी का इम्प्रेशन आज भी है कर्नाटक म्यूजिक में। कर्नाटक क्या होता है, करना, खान को हम करना बोलते हैं। अटा मीन्स प्लीजिंग साउंड। सो करना मीन्स आप सुनते हो और सुन के आप पढ़ते हो, उसके बाद आप उसको अंदर लेते हो और उसको आपका एक्सप्रेशन बाहर आता है। तो दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट नहीं है, तो ऐसा आता है, तो ऐसा नाम दिया है उसको। सो अभी जब भी हमारा कॉम्पोजिशन है तो पहला पल्लवी बजाते हैं, उसके बाद अनुपल्लवी बजाते हैं, फिर पल्लवी जाते हैं। तो ध्रुव पदा है ना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन। हमारा कॉम्पोजिशन भी ऐसा ही है। तो हमारा वैदिक टाइम से क्या संगीत था हम वही फॉलो करते हैं अभी भी। तो ट्रेडिशनली ग्रामेटिकली बहुत एक ही है, जस्ट लाइक वी आर कन्वर्सिंग ना। एक चीज थोड़ा सा फर्क आया, फर्क क्या बेहतर हुआ है हिंदुस्तानी संगीत में। जैसे कर्नाटक शैली में तन्यावर्तनम होता है, तन्यावर्तनम का बड़ा सुंदर स्वरूप है, सबको बराबर एक अवसर मिलता है अपने आप को प्रस्तुत करने का, बड़ा आनंददायक स्थिति होती है उसमें, सब अपने द बेस्ट वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। करेक्ट। और हिंदुस्तानी संगीत में तन्यावर्तनम जैसी चीज नहीं थी, लेकिन आजकल आ गया है। तो ये इसको कैसे देखते हैं हिंदुस्तानी संगीत? बहुत बड़ी तन्यावर्तनम है क्या है ना, सब कलाकार बहुत क्या बोलते हैं, बहुत प्रयत्न करके, बहुत रियाज करके उनका कला को पेश करते हैं। सब लोग योगी की तरह। हमारा ट्रेडिशन में नाद उपासना बोलते हैं। संगीत को म्यूजिक प्रैक्टिस अलग नहीं सोचते हैं, संगीत हमारा है, अंदर है, वो नाद उपासना है। तो उपासना करके करके क्या होता है, वो जर्नी को नाद योग बोलते हैं। तो सब आर्टिस्ट मिलके एक परफॉर्मेंस करते हैं। इसमें ये बड़ा ये छोटा ऐसा देखने का अक्सर नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब एक ही है। तो सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग बहुत उनका मन तन मन सब डाल के बजाते हैं परफॉर्मेंस। सब लोग साथ मिलके परफॉर्मेंस को ऐसा उठा के, क्रिकेट टीम जैसे ऑल 11 प्लेयर्स मेक द गेम टुगेदर टू विन द गेम, लाइक दैट ऑन स्टेज एवरीबडी इज टुगेदर। तो सब लोग एक ही तरह, उनका सब लोग का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए स्टेज में बजाने के लिए। अभी वो मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ये जो टुगेदरनेस है स्टेज पर, जब आप फ्यूजन करते हैं मोस्टली, कभी कभी वोकल के साथ भी करते हैं और इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं, इस तरह का जो फ्यूजन करते हैं, इसमें कई बार ऐसा लगता है ना कि सामने वाला जो बजा रहा है बहुत इम्प्रेस कर, बहुत प्रभावित कर रहा है। तो उसका प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ने लगता है, तो क्या वो स्टेज तक रहता है या उसका परमानेंट कोई इफेक्ट होता है? इंस्पिरेशन तो हमको डेफिनेटली होता है ना, जब यू हैव अ म्यूजिकल डायलॉग विद योर को आर्टिस्ट, हम काफी क्या बोलते हैं, खाली संगीत से रुकता नहीं है, वो खाली संगीत से रुकता नहीं है उनका जी। तो क्या है, जब हम स्टेज में बजाते हैं तो उसके पहले हम तो मिल के बात करके सब बहुत ज़्यादा समय साथ बीतते हैं। तो क्या होता है, वी अंडरस्टैंड दैट पर्सनैलिटी।
It's not only that music, that persona comes over. So it is natural that we exchange ideas, we get inspired by each other. Sometimes we also get influenced, but we should avoid getting influenced, because the moment you get influenced, follow करना शुरू करते हैं. Influence नहीं, inspire होने का है. So when you get inspired, तो you bring your own expression of the inspiration. तो inspiration बहुत अच्छी, तो सब लोग होते हैं. Inspiration definitely होता ही है, definitely होता है. तो that is a beautiful thing. आजकल का जो पहले क्लासिकल फॉर्म था आपका, कर्नाटिक शैली का, इंडियन हिंदुस्तानी शैली का, ये जो धीरे धीरे लाइट फॉर्म में इसका इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, स्पेशली फिल्म्स में. तो इसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं, भविष्य कहाँ देखते हैं आप? एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले 30-40 बरस पहले आप फिल्म म्यूजिक सुने तो पूरा इसमें सब हमारा शास्त्रीय संगीत का तो इम्प्रेशन पूरा था. हम एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्लासिकल म्यूजिक ठीक नाम नहीं है, क्योंकि क्लासिकल तो पीरियड हो जाता है. वेस्टर्न म्यूजिक ना, उनका 16th सेंचुरी म्यूजिक है, वो क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं. हमारा तो शास्त्रीय संगीत ग्रामेटिकल म्यूजिक है. इसमें राग और ताल का ग्रामर है, साइंस है. तो एक राग ऐसे ही बजाने का उसका बहुत सारा डेफिनेशन है. तो हमारा ग्रामेटिकल शास्त्रीय संगीत बोलने का है. ऐसा मेरा टेक है, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट. तो बहुत अच्छी बात है कि फिल्म्स में भी अभी बहुत हमारा इम्प्रेशन आ रहा है, क्योंकि ये हमारा संगीत है, देश का संगीत है. अगर शास्त्रीय संगीत से थोड़ा ले ले तो बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक, क्योंकि उसका इम्प्रेशन डायरेक्ट और सोसाइटी में पड़ेगा. सब लोग म्यूजिक लर्न करने के लिए प्रयास करेंगे, तो आर्ट विल गेट ए बिग बूस्ट बिकॉज ऑफ. मुझे एक बात अचानक याद आ गई, पंडित भीमसेन जोशी का शताब्दी वर्ष है और पंडित रविशंकर का शताब्दी वर्ष पूरा कल लास्ट बहुत. तो दोनों इस शास्त्रीय संगीत जगत के शीर्ष पर है, देवतुल्य है, गंधर्व है, नाद ब्रह्मा, नाद योगी, नाद ब्रह्मा. पंडित भीमसेन जोशी का शुरुआत का एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उस पर उन्होंने बताया, किसी ने पूछा कि ऐसे राग पहले जो गाए बजाए जाते थे जिससे वर्षा होने लगती थी, अग्नि प्रज्वलित होती थी, क्या आप कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि उस जमाने में हुआ करता था, तानसेन किया करते रहे होंगे, हम लोगों से संभव नहीं है. आप इस बात को कहाँ तक देखते हैं, रागों का प्रभाव इन चीजों पर, क्या ये सिंबॉलिक है या इसके पीछे कोई और तथ्य है? डेफिनेटली पॉसिबल है. उसलिए उन्होंने नाद योगा करके एक अलग वे ऑफ लाइफ बना कर रखा है. हम मुत्सवामी दीक्षितर जी का हिस्ट्री देखें तो उन्होंने एक जगह में कोई टोटली ड्रॉट रिडन एंड देयर वाज नो राइम्स. उन्होंने एक अमृतवर्षिणी करके एक राग है, उस राग को गा के एक कॉम्पोजिशन बनाए थे. उसमें वर्षे बोला तो रेन आ गया. तो जो एनर्जी ना, साउंड वाइब्रेशन है. म्यूजिक क्या है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ द डिवाइन. आप देखें तो हमारा कल्चर में सरस्वती वीणा बजाती है, गाती नहीं है, कोई बोलती नहीं है, वीणा बजाती है. कृष्ण फ्लूट बजाता है, बोलता नहीं है. शिव डामरू बजाता है, शिवा. विष्णु कॉन्च. क्यों? लैंग्वेज है ना, वो दे आर ऑल बियॉन्ड डिविजन. डिवाइन इज बियॉन्ड डिविजन. लाइकवाइज सप्त स्वरा इज बियॉन्ड डिविजन. तो एक स्वरा बीज मंत्र है. लाइक हम ओम बोलते हैं, श्रीम बोलते हैं, ह्रीम बोलते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको एनर्जी है, साउंड वेव्स है. सो लाइकवाइज सारेगामा बजानी साउंड वेव्स है, था दी तोनम सब साउंड वेव्स है, जैसे उसके सब एनर्जी है. तो जब वो आप उसको उपासना करते हो, उसका प्रैक्टिस करते हो ना, करते करते आपका अंदर रिफाइनमेंट होता है. तो सारेगामा बजानी क्या है, वो सीधा हमारा 7 एनर्जी पॉइंट्स में कनेक्ट करता है. मूलाधार से सहस्रार तक 7 एनर्जी सेंटर्स को कनेक्ट करके अलाइन करके रखता है. तो ऑटोमेटिकली अगर आप संगीत में उतना उपासना करके सरेंडर करते हो, आप क्या चाहते हो सब हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, हो जाएगा. जी, हमारे संगीत को, शास्त्रीय संगीत को और स्पेशली आपकी इस बातचीत को जो दर्शक देख रहे हैं और सुनेंगे, उनके मन में एक भाव जरूर उठता है कि जब आपके अंदर का ज्ञान, आपके अंदर का इमोशंस, आपके अंदर की फीलिंग्स, आप इसको अपने इंस्ट्रूमेंट में कैसे ट्रांसलेट करते हैं.
इनफैक्ट वही सारा कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट में आता होगा, वही अभिव्यक्त होता है, वही एक्सप्रेस होता है, तो कैसे करते हैं ये? जी, जब वही तो है ना, यू मेक इंस्ट्रूमेंट और लैंग्वेज। जब भी हम अभी हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वो सब हम म्यूजिकली बोलेंगे, सो म्यूजिकल एक्सप्रेशन हो जाता है। तो क्या हम सोचते हैं जब हम बजाते हैं ना, क्या होता है, वी शुड ट्राई एंड फॉरगेट द फैक्ट दैट आई एम प्लेइंग, शुड लेट म्यूजिक टेक ओवर, शुड लेट म्यूजिक टेक ओवर। सो जब क्या होता है ना, क्या उसमें एक देयर विल बी ट्रूथ इन व्हाट यू आर डूइंग at that point in time, because music is truth. So when you let music express through you, and you take away that the awareness that I am performing, which is very difficult, but that is a very ideal state to be in. So then it is a beautiful feeling. So when we practice, we attain that feeling, we try to reproduce that on stage. So what is practice? Practice is to keep that network, Wi-Fi network of us and the Paramatma, that sound that comes in all the raga, all the tala, all the swara, all the phrases should come in a beautiful, seamless manner from there, and when we play it should come like that. That is the idea. Wow. So all the thought process has to come out like that. So that is what we practice for. So skill development, all that is fine. So it is all muscle memory. So just like you speak, when you start speaking a language, ऐसा ही आता है, फ्लो आता है ना, तो म्यूजिक भी ऐसा ही आने का है, वही है, उसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं, उपासना बोलते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से अपने देश में, पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रभाव बहुत रहा है। लोग लंबे समय तक घरों में रहे, और घरों में रहकर उनको जीने के लिए संगीत बहुत बड़ा सहायक बना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो एक विचित्र प्रकार का डिप्रेशन रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर में डिप्रेशन रहा है, एक तो मन के लेवल पर और पूरे एटमॉस्फेयर के लेवल पर एक डिप्रेशन रहा है। तो ऐसे में ये पता नहीं कब तक चले, सृष्टि या प्रकृति की स्थितियां कब कब ऊपर नीचे होती रहे, विषम परिस्थितियां आती रहे, तो इसमें संगीत किस तरह से और कितना सहयोगी होगा आदमी को सामान्य चेतना के लो लेवल से हायर लेवल तक ले जाने के लिए? आयुर्वेद में एक स्टेटमेंट है, द हाईएस्ट क्यूर इज म्यूजिक, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्यूर इज म्यूजिक, एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्क is to play an instrument. That is their Ayurvedic Shastra. So संगीत बजाने से आपका तन मन सब क्यूर हो जाता है, सुनने से भी ऐसे ही होता है, क्योंकि they are all natural sounds. They are not cosmetic sounds you are listening to. When you listen to music, particularly instrumental music, you are listening to pure sound. So they get into your system and automatically, that is why it is called a stress reliever. आपका I know after many concerts people come and tell when we perform, they come and tell us, sir, I was so tired when I came to a concert, but now I am fresh. That 90 minutes of music, that's what does to you. So music is a very, very important ingredient of our life. That is why it has been given to us. It is the highest form of human expression. अब ये प्लांट ले लो, प्लांट में वो फ्लावर है ना, वो प्लांट का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है। पेड़ को देखो, फ्रूट हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, हमारा हाईएस्ट एक्सप्रेशन म्यूजिक है। तो व्हेन यू लिसन टू दैट म्यूजिक, ऑफ कोर्स इट विल क्यूर यू ऑफ एवरीथिंग, इट विल मेक यू ब्यूटीफुल पर्सन। दैट इज व्हाट म्यूजिक डज टू पीपल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुमरेश जी, ये सृष्टि है, ये प्रकृति है, प्रकृति में संपूर्ण ज्ञान है, हम भी प्रकृति के अंग हैं। तो इस प्रकृति में जो भी ज्ञान था, या तो हम लेकर आए हैं या तो लेते रहते हैं। तो जो लेते रहते हैं वो आप कैसे ग्रहण करते हैं, आप कैसे करते हैं? क्योंकि आप सारी चीजों को संगीत में डालते हैं। जैसे इस प्रकृति में कोयल बोलती है, बहुत मधुर लगता है, कौवा कर्कश लगता है, दोनों ही प्रकृति के अंग है, दोनों ही प्रकृति की रचना है। हाँ, ऐसा है। तो इसी तरह जब कोई संगीतकार गाता है, बजाता है, किसी का गायन वादन बहुत प्रिय लगता है और किसी का गायन वादन बस सामान्य सा लगता है, तो ये जो अंतर है, आप बाहर से लेकर आते हैं या अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, दोनों ही स्थितियों में ये प्रक्रिया जो है वो कैसे चलती है? अभी आप ज्ञान की बात किया था ना, हम क्या करते हैं लाइफ में, हम 80% और 90% ऑफ आवर लाइफ हम तो एक्सटर्नल ज्ञान को अडॉप्ट करते हैं।
इंटरनल ज्ञान को हम सोचते ही नहीं है। तो जब हम अंदर जाते हैं ना, अंतरात्मा अंदर जाके सोचते हैं, तो हमको अभी मेडिटेशन बोलते हैं, अभी इट्स मॉडर्न वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, क्या बोलते हैं वो समाधि स्टेट, मेडिटेट करना बोलते हैं ना। हमारा ट्रेडिशन में तो डिफॉल्ट था, सब लोग ऐसे ही थे पहले। तो ज्ञान तो डिफॉल्ट, सब लोग न्यू व्हाट इज ज्ञान, दे ऑल न्यू, दैट इज व्हाई आवर लाइफ इज कोडिफाइड सो ब्यूटीफुली। तो संगीत का प्रकार क्या होता है, सब लोग बात करते हैं, किसी का बहुत हमको मधुर, जैसा बोले थे ना, मधुर लगता है कान पे, किसी का नहीं लगता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है सर, उसी को हम बोलते हैं डिवाइन बोलते हैं। तो क्या मैं बजाता हूँ, तो आपका जब वो आपका कान में आता है, जब वो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट गिवन दैट यू शुड लाइक व्हाट आई एम प्लेइंग, व्हाट मेक्स यू लाइक माय म्यूजिक इज व्हाट वी कॉल डिवाइन। विदाउट द डिवाइन इंटरवेंशन दैट विल नॉट हैपन। आई कुड डू बैड म्यूजिक, गुड म्यूजिक, so who are we to decide which is bad or good? Everything is divine, yeah, right? Everything is divine. So we just have to, the variety is beauty of life, that is beauty of nature. There's so many different variations. We think it is good, somebody else thinks that is bad. We think that is bad, for somebody else thinks that is good, for us that will be bad. That is the way life is made. That is the beauty of life. So in finding a balance in the discrepancy is what success is all about. That's what I feel. आज के राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बात मन में और आ रही है कि पद्म पुरस्कारों का जो प्रदान किया जाना है वो संगीत और फिल्म जगत में बहुत बड़ी संख्या में हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस बार थोड़ा अलग हुआ है, संगीत और फिल्म जगत को किनारे करके बाकी लोगों को दिया गया। तो क्या प्रतिक्रिया आपकी है? आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि सब लोग एक पद्मा अवार्ड किसके लिए देते हैं? पीपुल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। तो अलग किस्म से लोग को चुना है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो सब दे वोंट इवन थॉट इन देयर लाइफ दैट पीपल फ्रॉम दोस एरियाज वुड बी गिवन Padma Award, all India national recognition is fantastic thing. I welcome it. Yeah, artists should get recognized. That is a fact. But we are getting recognized. That's definitely there. But for once, all these hard-working people who have contributed so much to nation building, who are from very different walks of life, not being so, what do you say, not from those niche crowd, but from a very different kind of crowd. This is fantastic. I welcome it. I appreciate the government for this. It should have been done long ago, because everybody is part of this country. Everybody should be appreciated for what they do. It's beautiful. कुमरेश जी, जितना मधुर आप वायलिन बजाते हैं उतना ही रोचक आप बात करते हैं। सुनने की इच्छा और होती है, जानने की इच्छा भी होती है, लेकिन समय तो ये कह रहा है कि हम यहीं ठहरे, क्योंकि आगे भी प्रस्थान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों के लिए बताई। मुझे लगता है दर्शक और सुनना चाहेंगे, फिर कभी और हम आपसे भेंट करेंगे और आगे भी सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू।